नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने संविधान सभा की कार्यप्रणाली को समझा। आज हम देखेंगे कि संविधान सभा की आलोचना किन किन बिंदुओं के आधार पर की जाती है। प्रथम आलोचना ये की जाती है कि संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचक मानते हैं कि संविधान सभा के गठन की प्रथम आलोचना यह की है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारत की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ। संविधान सभा को भारत की जनता ने नहीं चुना। लेकिन ये आलोचना निराधार है, क्योंकि उस समय देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और चुनाव कराने से माहौल और भी खराब हो सकता था। यदि संविधान सभा का वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव करवाया जाता तो भी उसकी संरचना में कोई विशेष बदलाव नहीं आते। प्रथम चुनाव जब हुआ, लोकसभा चुनाव जब संपन्न हुए, तो संविधान सभा के अधिकांश सदस्य चुनाव में विजयी रहे। दूसरे देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव इसलिए नहीं किया गया, उनका मनोनयन की व्यवस्था इसलिए की गई, नहीं तो नरेश संविधान सभा में शामिल ही नहीं होते। वो तो अलग देश की मांग कर रहे थे। उनको भारत की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके सदस्यों का चुनाव मनोनयन के आधार पर किया गया। दूसरी आलोचना संविधान सभा की जाती है कि संविधान सभा हिंदुओं का संगठन है। संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभुत्व को देखते हुए विंस्टन चर्चिल ने कहा था, संविधान सभा केवल हिंदुओं का संगठन है। इसी प्रकार ग्रैनवीन ऑस्टिन ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। लेकिन उपयुक्त आलोचना भी निराधार है, क्योंकि संविधान सभा में देश के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। संविधान सभा में न केवल स्वर्ण हिंदू थे, बल्कि उसमें हरिजन, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को भी निर्वाचित करवाया गया था। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी शामिल किया गया था, जो कांग्रेस के कट्टर आलोचक थे। डॉक्टर अंबेडकर तो महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे और संविधान के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हुए। संविधान सभा में भारतीय ईसाइयों के साथ एंग्लो इंडियन तथा पारसी समुदाय के प्रतिनिधि भी थे। अतः ये कहना कि संविधान सभा हिंदुओं का संगठन था, ये एक निराधार आलोचना है। तीसरी आलोचना संविधान सभा की जाती है कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश सरकार ने किया था। लेकिन सभा के सदस्यों ने इन आरोपों को भी निराधार बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार सरकारें राजकीय पत्रों से पैदा नहीं होती, वास्तव में वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं। हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हो गए हैं क्योंकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है। जहाँ तक जनता, कोई वर्ग या दल नहीं बल्कि समूची जनता चाहेगी, वहाँ तक हम यहाँ रहेंगे। इसके बाद संविधान सभा ने स्वयं एक प्रस्ताव पारित किया था, ताकि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी सत्ता के आदेश से सभा का विघटन नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, कैबिनेट मिशन के प्रतिबंध कानूनी दृष्टि से समाप्त हो गए और संविधान सभा संप्रभु बन गई। चौथी आलोचना जो संविधान सभा के बारे में की जाती है, वो कहा जाता है यह वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व है। संविधान सभा की आलोचना में ये कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बहुत ज़्यादा जमावड़ा हो गया और उनका प्रभुत्व था। संविधान के आकार, उसकी जटिल और कठिन भाषा के पीछे भी यही कारण बताया गया कि भारत का जो संविधान जटिल है, उसके पीछे ये कारण है कि इसमें वकीलों को बहुत अधिक स्थान दिया गया। लेकिन ये आलोचना भी निराधार है, क्योंकि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और उसके निर्माण में कानून के जानकारों की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए वकीलों को संविधान सभा में अधिक संख्या में लिया गया था। धन्यवाद।